हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 9 ऑफ रोटेशनल मोशन। जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ अल्फ़ा के ऊपर हम बात कर रहे थे, उसी की कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ एक दो चीज़ें और सीखने की ट्राई करेंगे। व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट हेयर, हम लोगों ने क्या करना है अभी कि हम अल्फ़ा भी कैलकुलेट करेंगे और N1 N2 रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे जहाँ पे वो हिंज्ड है, उसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हेयर द प्रॉब्लम नंबर 1 इज़, ये आपकी एक रॉड है जिसकी मास कितना है, जिसका मास है m और जिसकी लेंथ है l। इसको इस पोजीशन से रिलीज़ किया गया। इस तरह की हमने प्रॉब्लम पहले भी की थी, लेकिन इस बार आप देख रहे हो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, उसको ज़रा ध्यान से देखो। उसकी वजह से आपको मालूम है कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क दोनों चेंज होने वाले हैं, और दोनों चेंज होने की वजह से, दोनों के चेंज होने की वजह से अल्टीमेटली अल्फ़ा भी चेंज होगा और अल्फ़ा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। एंड लाइक वाइज वी आल्सो ट्राई टू कैलकुलेट द रिएक्शंस जो यहाँ पे हिंज पे होंगी। ठीक है, जो जो बातें मैं आपसे बोलता जा रहा हूँ उसको प्लीज़ अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लिखते जाओ। जो क्वेश्चन है वो इतना ही है जो इतना मैंने आपको लिख के दिया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि क्या डायग्राम है और किस तरह से ये लिखा गया है। ठीक है, अभी देखो इसके आगे क्या करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर कहाँ कहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ मास पे एक फ़ोर्स लगेगी जिसका नाम है mg। बिल्कुल जी, ये आ गया mg। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें इसमें। जब भी ऐसा हिंज होगा तो हमने क्या करना है, दो तरह की नॉर्मल रिएक्शन, एक इधर और एक इधर दिखा देनी है, ऐसे करके हमेशा। मार्क इट N1 और N2 आपकी मर्ज़ी है, राइट इट N2 आपकी मर्ज़ी, जिसको N1 N2 लिखना है वो आपकी कंप्लीट आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, सबसे पहला काम इन क्वेश्चंस के अंदर क्या रहेगा, इसको प्लीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड करो। इन क्वेश्चंस के अंदर सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट हेयर इज़ अल्फ़ा। हमेशा अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, चाहे आगे वो जो मर्ज़ी पूछता रहे, लेकिन अल्फ़ा तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे कैलकुलेट करनी है। एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा टॉर्क। टॉर्क यहाँ पे किस, टॉर्क कितनी फोर्सेस यहाँ पे हैं, 3 फोर्सेस हैं, लेकिन 2 फोर्सेस तो उसी जगह हैं जहाँ पे ये एक्सिस है, इसलिए उन 2 फोर्सेस की वजह से टॉर्क जो होगा वो ज़ीरो होगा। द टॉर्क इज़ ओनली बिकॉज ऑफ mg एंड दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू, अगर आपको समझ नहीं आता तो आपको काफ़ी कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ mg इंटू l/4। आपको समझ आना चाहिए l/4 क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का है वो l/4 है। फाइन, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, mg इंटू l/4। अब समझना है एक और बात को। दूसरी बात अब ये आती है कि जैसे ही हमने लिखा टाउ इज इक्वल टू mg इंटू l/4, अब हम क्या करेंगे, अब हमने लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड, आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रॉड विद अ एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स, विद एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज़, हमें मालूम है बड़े अच्छे से। हमें तो इस एक्सिस का भी मालूम है कि ml² अपॉन 3 होता है, हमें इस एक्सिस का भी मालूम है ml²/12 होता है, लेकिन मुझे ये एक्सिस ज़्यादा पसंद क्यों आई, क्योंकि मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने लगा हूँ यहाँ पे, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए यू वेरी वेल नो कि वो जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वाली एक्सिस को प्रेफर किया जिसको मैंने टिक किया है। और इसलिए मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा ICM, मतलब ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का जो ऐसी एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास करती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने लिखा। आपको समझ आ गया, ml²/, ये m कभी बड़ा और कभी छोटा नहीं लिखना है बिल्कुल भी। ठीक है, आप हर जगह स्मॉल ही लिखो। अगर पहले भी मैंने यहाँ अगर m कैपिटल लिखा था तो स्मॉल कर देना, क्योंकि mg में भी m ने m छोटा लिखा है, टॉर्क भी जब लिखा वहाँ पे भी m छोटा लिखा, तो ये गड़बड़ नहीं करना। कभी मेरे से गड़बड़ हो भी जाए तो आपने चेंज कर देना है। ठीक है, तो ICM इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ, व्हाट यू राइट, क्या ml²/12। ठीक है, ये तो ICM आया, लेकिन मेरी जो एक्सिस है वो तो ICM है नहीं, वो तो कोई और एक्सिस है वो, लेकिन ICM से कितनी दूर है, वो l/4 दूर है, इसलिए मैं I जो लिखूंगा यहाँ पे वो किसके बराबर लिखूंगा, आप प्लीज़ अच्छे से नोट करना एक बात को। मैं I किसके बराबर लिखूंगा, I विल बी इक्वल टू ICM यानी कि ml²/12। ये जितना टाइम मैं लगा रहा हूँ इतना आपने नहीं लगाना है, आपने फटाफट इन सब चीज़ों को करना है। आपको मालूम है m और आगे वाला क्या करेंगे, इसमें ऐड क्या करेंगे, md²।
आपको बड़े अच्छे से मालूम है। डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, जिसमें से एक सेंटर ऑफ मास वाली है और दूसरी जिसके अबाउट मैं इस समय फाइंड करना चाहता हूँ, एम डी स्क्वेयर। तो एम डी स्क्वेयर किसके बराबर आएगा? देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, एम डी स्क्वेयर क्या है? एम अपॉन ये कितना बना? एम एल स्क्वेयर अपॉन 16 बना। एम एल स्क्वेयर अपॉन 16 बना। एम एल स्क्वेयर अपॉन 16 जब बना तो अल्टीमेटली कैलकुलेशन करने के बाद योर आई कम्स आउट टू बी, लो एलसीएम, एक है 16 एक है 12, 12 और 16 का एलसीएम जब भी लेना हो तो कैसे लेते हैं 12 और 16 का एलसीएम? मुझे मालूम है कई लोगों को एलसीएम लेने भी नहीं आते हैं, इसलिए उनकी हालत तो बहुत ख़राब है, लेकिन तब भी मैं सिखाता हूँ उनको। तो 12 और 16 का एलसीएम लेने के लिए आपने क्या करना होता है? जो बड़ा वाला है 16, उसको देखना है क्या वो 12 के टेबल में आता है, नहीं आता, उसको डबल कर दो। 16 को फटाफट करो, 16 को डबल करो तो कितना आंसर आया? 16 टू ज़ा 32, 32 क्या 12 के टेबल में आता है? नहीं आता। आगे बढ़ जाओ, 16 थ्री ज़ा कितना होता है? 48, 48 क्या 12 के टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। इसलिए एलसीएम कितना हो गया इसका? 48। 48 जब एलसीएम हो गया तो 4l स्क्वेयर प्लस 3ml स्क्वेयर, 4 + 3 7 होता है, 7/16 ml स्क्वेयर इसका आंसर आ गया। गलत बोला मैंने, 7/16 नहीं, 7/48, 7/48 ml स्क्वेयर इसका आंसर आ गया। 48 इसका एलसीएम था, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो 16 समझ आ गया कि करेक्ट किया है, ठीक है। 7/48 ml स्क्वेयर इसका आंसर आ गया। जब मैं टाउ अपॉन आई करूँगा, देखो अब अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं? टाउ अपॉन आई। टाउ अपॉन आई जब मैंने लिखा तो मैं क्या लिखूँगा? mgl/4 मल्टीप्लाइड बाई 48/7। मैंने फिर ml का जब गड़बड़ कर दी, m कहीं बड़ा लिख दिया कहीं छोटा लिख दिया। प्लीज़ एक ही जगह लिखना आप, मेरे से गड़बड़ हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी m छोटा लिखो आप, ये m छोटा लिखो यार, हर जगह m छोटा लिखो, ठीक है। m छोटा लिखो हर जगह। mgl/4 मल्टीप्लाइड बाई 48/7 ml स्क्वेयर, ये m छोटा है, ठीक है। तो ये लिखा हमने, तो यहाँ से m कैंसिल, l एक इसके साथ कैंसिल, अल्टीमेटली आंसर आया आपका 48। 48 में भी कुछ कैंसिल हो रहा है मुझे दिखाई दे रहा है, यस, ये 4 के साथ 12, ठीक है। तो आंसर कितना आया आपके अल्फ़ा का? अल्फ़ा का जो आंसर आया उसको लिख देते हैं। अल्फ़ा का आंसर आ गया, यहाँ लिख देते हैं। अल्फ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ गया? अल्फ़ा कम्स आउट टू बी 12g/7l, 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 ठीक है। तो ये आपके अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अल्फ़ा कैलकुलेट करना कुछ नहीं था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको नहीं आता है वो ये सब नहीं कर पाएगा। जिसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम आती है वो बोलेगा ये क्वेश्चन करवा ही क्यों रहे हैं मुझे, ये तो क्वेश्चन मुझे पहले ही कर चुके हैं, तो ये क्यों करवा रहे हैं? सिर्फ वेरिएशन क्या थी इसके अंदर, बताओ ना आप। इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएशन थी कि एक्सिस उसने सेंटर से उठा के साइड पे कर दी थी या साइड वाली सेंटर पे कर दी थी। तो आप एक्सिस उठा के एक जगह और रख दो तो एक और क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। तो क्वेश्चंस क्रिएट करना इज़ नॉट अ बिग डील। इंपॉर्टेंट बात ये होती है आपको कि आपको ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए कि चल क्या रहा है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको समझा हमने, अब हम ज़रा इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? अल्फ़ा निकाल लिया, अब n1 n2 की बात करता हूँ आपके साथ, आप ज़रा ध्यान देना। और एक और बात समझना, जो ये n1 n2 हम निकालते हैं ना, ये पर्टिकुलरली हम एक पोजीशन पे निकालते हैं। जैसे ही हमने रिलीज़ किया उस मोमेंट पे इनकी क्या वैल्यू है उसकी बात हम करते हैं, क्योंकि ये जो अल्फ़ा है ना यहाँ पे, ये अल्फ़ा कॉन्टीन्यूसली चेंज होता है। अल्फ़ा यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इतनी बात याद रखना। हम ऐसे क्वेश्चन और करेंगे इसके बाद जहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि अल्फ़ा की वैल्यू कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट नहीं है। हम दो तो अल्फ़ा की वैल्यू जब कांस्टेंट नहीं है तो फिर इन क्वेश्चंस को कैसे किया, मतलब इसलिए जब अल्फ़ा कांस्टेंट, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके लिए मैं वीडियो अलग से भी बनाऊँगा। कि जैसे आपकी तीन इक्वेशंस आप पढ़ते थे, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू ट्वाइस ए एस। उसी तरह से रोटेशनल मैकेनिक्स में भी तीन इक्वेशंस हैं जो मैं वीडियो अलग में बनाऊंगा। लेकिन जैसे वहाँ पे वो जो तीन इक्वेशंस थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली, उसी तरह से तीन इक्वेशंस में वहाँ जहाँ पे हमारे को एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए तब जाके हम वो तीन इक्वेशंस लगा सकते हैं। सेम इज़ द सिचुएशन हेयर, यहाँ पे भी अगर अल्फ़ा कांस्टेंट हो तो वो वाली इक्वेशन आप तभी लगा सकते हो जो रोटेशनल मैकेनिक्स की तीन इक्वेशंस हैं। जैसे वहाँ थी वैसे यहाँ पे भी तीन इक्वेशंस हैं, मैं बताऊँगा आपको उसको सेपरेट वीडियो में वो तीन इक्वेशन कैसी हैं। तो
लेकिन वो तब लगती हैं जब अल्फ़ा क्या हो, कांस्टेंट हो। लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा कांस्टेंट नहीं होता। हम जो अल्फ़ा यहाँ पे निकालते हैं ये उस इंस्टेंट पे निकालते हैं जब आपने इसको रिलीज़ किया यहाँ से। जैसे ही आपने रॉड को यहाँ से छोड़ा, मतलब आपने ये इस रॉड को, जैसे मैंने एक थ्रेड वाला क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम करवाया था कि थ्रेड को काटा, बट इट्स लाइक दैट कि थ्रेड को जिस मोमेंट पे आपने काटा तो उस मोमेंट पे आपके अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी। अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के बाद आपको मालूम है, आपको ज़रूरत पड़ने वाली है N1 N2 कैलकुलेट करने के लिए यहाँ AT की, ये AT और ये AC। ठीक है, आपको बड़े अच्छे से मालूम है कि यहाँ पे AC इस समय ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ दिस रॉड इज़ जस्ट रिलीज्ड, तो इसलिए AC यहाँ पे ज़ीरो होगा। AC ज़ीरो होने की वजह से आप देख सकते हो कि N2 भी ज़ीरो ही आएगा। AC ज़ीरो होने, क्योंकि आपको मालूम है नेट फोर्स इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के बराबर होती है। नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या है, N2। तो N2 इज इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो। तो N2 यहाँ पे डायरेक्ट हमारा ज़ीरो आता है क्योंकि AC ज़ीरो है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्स है नहीं। तो N2 इक्वल टू ज़ीरो जो आया है ये आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आना चाहिए। N2 ज़ीरो इसलिए आया क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ओनली वन फोर्स इज़ देयर। पहली बात ये सुनो, ओनली वन फोर्स इज़ देयर विच इज़ N2। सो वन फोर्स यानी कि नेट फोर्स क्या हुई, N2। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू होगा एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां जीरो क्यों है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां जीरो इसलिए है क्योंकि आपने जब इसको रिलीज किया उस मोमेंट पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो। इनिशियल ओमेगा कितना था, जीरो ओमेगा, क्योंकि और AC की वैल्यू क्या होती है, m ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा जब जीरो था तो AC भी जीरो होगा, इसलिए इस मोमेंट के ऊपर N2 की वैल्यू जीरो आएगी। इस बात को समझो। लेकिन AT तो यहां प्रेजेंट होगा, AT तो बिल्कुल प्रेजेंट होगा। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन AT, दो तरह की एक्सेलरेशन होती हैं लीनियर में, एक AC और एक AT। AT के बारे में मैंने आपको लास्ट न्यूमेरिकल के अंदर भी बताया था कि AT इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा आर। आर अल्फ़ा बोलो या अल्फ़ा आर अल्फ़ा बोल दो, एक ही बात है वैसे। आर अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की, किधर गई, ये कहाँ लिखा मैंने अल्फ़ा, हाँ ये लिखा, ये आपके अल्फ़ा की वैल्यू। आर की वैल्यू क्या है, आर सोचो क्या है, आर भाई ये है, ये इतना इतना आर है। ठीक है, आर ये है, तो आर कितना है, L/4। तो L/4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो AT की वैल्यू आ गई। L/4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो AT की वैल्यू आ गई। तो AT कम्स आउट टू बी, AT कम्स आउट टू बी, ध्यान देना। तो अल्फ़ा आर, तो अल्फ़ा मैंने क्या बोला, आर की वैल्यू L/4, एल भी कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 3/7, 3G/7। तो AT इज इक्वल टू आ गया 3G/7, 3G/7, ये AT आ गया। अब बड़ी सिंपल आंसर है, आगे कुछ भी नहीं करना आपने। अब AT जब आपको पता चल गया, आपको पता चल गया कि आपकी नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज mg माइनस क्या, mg माइनस N1 दैट इज इक्वल टू MAT। ये पहले भी किया था लास्ट टाइम हमने। AT की वैल्यू तभी आपको निकाल के दे दी मैंने, और यहाँ से आपको N1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो N1 विल बी इक्वल टू mg माइनस MAT। तो mg माइनस, मैं बताता हूँ आपको, mg माइनस 3mg/7। तो आंसर N1 का आएगा आपका 4mg/7। 4mg/7 आप कैलकुलेशन करके देख लो, मेरे पास जगह नहीं है लिखने के लिए, जगह ढूंढ देता हूँ। ये लो 4mg/7, 4mg/7 वैल्यू आएगी किसकी, N1 की। ये N1 की वैल्यू जो आएगी वो 4mg/7 आएगी। कैलकुलेशन सब कुछ करके दिया है आपको, सिर्फ आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आपको शौक है कि सारे कैलकुलेशन मैं ही करूं, तो लो मैंने कर दिया। ठीक है, तो N1 इज इक्वल टू आ गया 4mg/7। तो ये सारी चीज़ें अपने पास लिख के रखो, एक एक बात आपको मैंने बता दी। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। N2 कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है। N2 आपको लग रहा है कि हर बार ज़ीरो आएगा, लेकिन हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स करेंगे जहाँ पे N2 ज़ीरो नहीं आएगा। दिस इज़ अ स्क्वेयर प्लेट ऑफ मास M। ठीक है, इसको कहाँ से हिंज किया गया, पहले भी हमने इस तरह का किया था। इसका भी हमने अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा निकालने के लिए बड़ा सिंपल रूल है, वही आपको दोबारा रूल्स बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आपको सामने सामने दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना है और टॉर्क भी निकालना है। सबसे पहली चीज़ आपको जो दिखाई देनी चाहिए यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे mg यहाँ लग रहा है, जिसके कारण टॉर्क यहाँ प्रोड्यूस होना है, और कोई यहाँ पे और फोर्सेस हैं जो रिएक्शन यहाँ लग रही होंगी।
ठीक है। यहाँ पे रिएक्शंस लग रही होंगी, वो अभी हम ले नहीं रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि वो नहीं बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, हमें सिर्फ क्या निकालना है, mg निकालना है, ठीक है। mg निकालने के लिए mg निकालना नहीं, सॉरी, मैं mg के कारण यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो mg इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान देना, टॉर्क किसके बराबर आएगा, mg का, टॉर्क इज इक्वल टू आएगा mg इंटू आप सोच समझ के बोलो क्या आएगा, ये इसकी लेंथ है जो हमें चाहिए। ये लेंथ कितनी है, ये डायगोनल का आधा है, मैंने बोला था स्क्वायर का डायगोनल का आधा याद रख लो, पूरा डायगोनल तो याद रख सकते हो, √2a होता है, √2a को जब 2 से डिवाइड करो तो अल्टीमेटली वो बन जाता है a/√2। तो अल्टीमेटली टाउ किसके बराबर आ गया आपका, टाउ जो आया वो इक्वल टू आया आपका mg इंटू a/√2, टाउ इज इक्वल टू आ गया mg इंटू a/√2। ये तो टाउ की वैल्यू आ गई। टाउ की वैल्यू निकालने के बाद अब आपकी टेंशन क्या है, अब आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तो हमने निकाल लिया a/√2 करके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर का आप ध्यान देना है ज़रा, आपकी जो एक्सिस है उसका खास ध्यान देना है, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, हमें इस एक्सिस का अच्छे से आता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना सीखा था, मुझे याद है आपने सीखा था, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर देता हूँ कैसे सीखा था। आपको इस रॉड का सिखाया था ma² / 12, इसका भी सिखाया था ma² / 12, और फिर इसका मैंने निकाला था इन दोनों का सम, और वो आंसर क्या आया था ma² / 6। ये सब नहीं आता है तो ये नहीं हो सकता जो हम कर रहे हैं। पहली बात है, कुछ अंडरस्टैंड करनी बड़ी ज़रूरी है कि भाई कुछ चीज़ें हमारी लिमिटेशन है, अगर पुराने लेक्चर्स नहीं आते, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं कैलकुलेट करना आता तो मुश्किल है ही है, ठीक है। हमें ये याद, मेरे को तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका याद था, ये जो सेंटर ऑफ मास से ये वाली एक्सिस का, ये वाली एक्सिस का याद था, लेकिन आपको नहीं याद हो तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि ऐसे हमने किया था। मैंने याद किया नहीं है, मैं बस ये करते जा रहा हूँ तो याद हो जाता है, और आपको भी ऐसे इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपको याद हो जाए, ठीक है। याद कर नहीं सकता कोई इतनी चीज़ें। तो ma² क्या आ गया, 6 आ गया, लेकिन मुझे ये वाली का नहीं चाहिए, मुझे तो इधर है हमारी एक्सिस जहाँ के जिस अबाउट के घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अबाउट निकालने के लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं लगा रहा हूँ डायरेक्ट, आप देखना ज़रा, आई इसका मैंने लिखा, आई इज इक्वल टू लिखा मैंने, हाँ, ma² / 6 प्लस md², फिर मैंने m का गड़बड़ करता हूँ, ma² / 6 प्लस md², और d कितना है, ये d उतना ही है जो हमने पहले भी बात की इसकी, ये अरे ठीक, इक्वल टू आ गया, क्या बना ये बना ma² / 6 प्लस ma² / 4, 6 और 4 का उसी तरह से निकालो, 12 आता है इसका एलसीएम, तो 2 + 3 5, 5/12, तो 5/12 आ गया, 5/12 आ गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 5/12 ma², 5/12 ma² इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अगर आप अल्फ़ा निकालना चाहते हो तो भाई साहब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने के बाद आपका m तो कैंसिल हो जाएगा, करते हैं अच्छे से, ये लो, a इक्वल टू आएगा mga/√2, mga/√2, ठीक है। ये आ गया आपका टाउ, डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना है तो आप इसको ऐसे लिख दो, 12/5, 12/5 ma², 12/5 ma², ठीक है। यहाँ से m कैंसिल, a कैंसिल, m कैंसिल, a कैंसिल, और अल्टीमेटली क्या बना, ये बन गया, एक मिनट, तो अल्फ़ा निकल गया आपका 12g/√2/5a, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू मिल गई, 5√2 लिखना चाहिए, √2 5 नहीं, ऐसे लिखना चाहिए इसको, 5 को इधर लिखना चाहिए, ऐसे ऐसे बेटर लगता है, ठीक है। तो 12g/5√2a, तो ये आ गई आपकी अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रिंग है जिसकी मास m है, रेडियस r है, गिवन है, ठीक है। और फाइंड अल्फ़ा व्हेन इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द गिवन पोजीशन, जब इसको यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो इसका अल्फ़ा फाइंड करना है। बिल्कुल पिछला जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने लिख के दे दिया, वहाँ लिखा नहीं था, सेम क्वेश्चन है ये, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, आपको खुद ही ट्राई करना चाहिए एक्चुअली, ये तब भी मैं करूँगा।
टॉर्क निकालना है, टॉर्क वैसे ही निकालना है जैसे वो निकाला था, थोड़ा कंपैरेटिवली सिंपल होगा यहाँ पे। देखते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे mg आपका यहाँ एक्ट करेगा, टॉर्क मैं लिख रहा हूँ, आपको बिल्कुल देखते ही समझ आना चाहिए, mg/r, ये डिस्टेंस है आपका r, उस बार पंगा था आपका, इसमें कोई पंगा नहीं है, ठीक है। r निकल गया। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इसका, mr², mr², सेंटर ऑफ मास वाले का, रिंग का कितना होता है, mr² ही होता है, रिंग का यस mr² होता है, डिस्क का होता है mr²/2, mr² प्लस md², वो भी mr² ही आया, तो इक्वल टू 2mr² हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्सिस ये आ गई ना इधर। अब 3mr² हो गया, करो डिवाइड, तो अल्फ़ा निकल गया, तो अल्फ़ा कम्स आउट टू बी mg/r डिवाइडेड बाय 2mg/r, ठीक है। तो क्या बना, g/2r, g/2r आंसर आ गया। किसका आंसर आया, ये अल्फ़ा का। वेरी सिंपल, सिंपल है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्या हो सकता है, ये सब इंटरप्रेट कुछ भी नहीं। रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज़ रिलीज फ्रॉम द पोजीशन शोन, जिस पोजीशन में दिखाया गया उस पोजीशन से छोड़ी गई। तो बताओ इसमें क्या, इसका अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा भी निकालना है और रिएक्शंस भी निकालनी है, ठीक है। रिएक्शंस भी, रॉड के केस में रिएक्शंस हम निकाल रहे हैं, तो अभी आपको उस पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, रिएक्शंस निकालना सीखेंगे। अभी बहुत से क्वेश्चंस हमने इसमें करने हैं जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी। और जिस पोजीशन पे हमने अभी जस्ट इसको रिलीज़ किया ना, हमने इसी पोजीशन से रिलीज़ किया है, पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज़ किया था जो हमने आज फर्स्ट प्रॉब्लम की, और वीडियो नंबर 8 में भी हमने वो प्रॉब्लम की थी जिसमें जस्ट रिलीज़ किया था, यहाँ पे भी रिलीज़ किया। और जिस मोमेंट पे आपने रिलीज़ किया उसी मोमेंट पे आपने क्या निकालना होता है, सब कुछ। और रिलीज़ करने का मतलब होता है ओमेगा 0 है उस समय आपके इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है, इसलिए आपका ए सी यहाँ पे भी 0 है। लेकिन कुछ चेंजेस हैं, मैं बताऊंगा, उसको पहले ये नोट कर लेते हैं। पहले फोर्सेस बनाते हैं, ये देखो ध्यान से फोर्स बनानी होती है बड़े आराम से, ठीक है। mg बिल्कुल वर्टिकल होता है नीचे, ठीक है। एक बात याद रखनी है, किसके परपेंडिकुलर होता है, किसके परपेंडिकुलर होता है, ये इसके परपेंडिकुलर होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर होता है हमेशा mg, ठीक है। और दूसरा क्या आ गया, mg आ गया इधर। नॉर्मल रिएक्शंस, अब नॉर्मल रिएक्शंस का ध्यान देना होता है आपने हमेशा। आप पहले इसके ना रॉड के अलोंग दो कंपोनेंट बनाओ, एक बनाओ इधर, देखो अच्छे से बनाते हैं, वही जैसे पहले बनाए थे इधर, ठीक है। ये वाली फोर्स इधर दिखाई आपने, रिएक्शंस जो इस पे लग रही हैं, और ये इधर बनाई, फाइन। और इसको लिखो आप n1, किसी को भी n1 n2 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। ये आ गया। अब आपने इसके भी दो कंपोनेंट बनाने हैं, किसके, mg के दो कंपोनेंट बनाने हैं, एक अलोंग द रॉड और एक परपेंडिकुलर टू द रॉड, ठीक है। अब परपेंडिकुलर टू द रॉड बनाते टाइम एक बात का ध्यान रखना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, दोबारा आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं, अच्छे से सुननी होती है हर बात। ये आ गया आपका कौन, जो मैंने अभी बताया, ये mg की फोर्स का डायरेक्शन आ गई। अब आपको एक चाहिए इधर, एक कंपोनेंट चाहिए इधर, और एक चाहिए इसके परपेंडिकुलर, रॉड के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, गलत बना रहा हूं, रॉड के परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये बातें समझनी है आप। तो याद रखना आप, दो लाइंस के बीच में एंगल कितना है, एक रॉड और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके बीच में एंगल कितना है, 37 डिग्री। उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल 37 डिग्री ही होता है, याद रख लो। प्रूव भी करके दिया है आपको लॉज ऑफ मोशन में, अभी आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जब हम ये बनाएंगे ना, इसलिए जब हम ये बनाएंगे इसके कंपोनेंट्स, तो उस समय उसका भी दो कंपोनेंट जो बनेंगे वो मैं आपको साथ बात करता हूँ। बड़ी बार हम बना चुके हैं, इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम्स में बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा सोचा कि आपको दोबारा समझा देता हूँ अच्छे से। तो एक तो आ गया ये परपेंडिकुलर टू द रॉड, और एक आ गया अलोंग द रॉड, ये mg के दो कंपोनेंट। और मैंने आपको क्या बोला, ये एंगल कितना है
37 डिग्री, इसलिए ये क्या होगा mg cos 37, cos 37 4/5 होता है, ठीक है। और ये कितना बन गया 3/5 mg sin 37, तो ये बन गया 3/5 mg। बड़े इजी था, नथिंग वॉज देयर, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ये कंपोनेंट बनाना मैंने आपको सारा सिखाया, अभी ये सब आपको बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप मेरी बात सुनोगे। इसकी लेंथ कितनी है L/2। अब जो mg के दो कंपोनेंट है उसमें से ये वाला कंपोनेंट जो है ना 4/5 mg, 4/5 mg, वो आपका r कहाँ है, r ये है, उसके साथ क्या परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। चल दिख नहीं रहा यहाँ परपेंडिकुलर एग्जैक्ट 90 नहीं दिख रहा, लेकिन ये एग्जैक्ट 90 होना चाहिए था, ठीक है। तो एग्जैक्ट 90 है, दिखे या ना दिखे आपको प्रैक्टिस फटाफट करनी है। आपको 90 नहीं दिखेगा उससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको मेन फोकस किस चीज़ पे करना है कि भाई हमें मालूम है, हमारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हमें। हमने कोई डायग्राम फेयर बना के नहीं दिखानी है, ये कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन हैं, इसमें फटाफट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं स्लो चलता हूँ अभी, ठीक है। अभी अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप करनी है तो स्लो चलना है, अभी स्लो चलना है, अभी डायग्राम भी अच्छी बनानी है कॉपी पे, बट घबराना नहीं है, ठीक है। तो 4/5 mg इंटू L/2, 4/5 mg इंटू L/2, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया, इज इक्वल टू आ गया 4/5 mg इंटू L/2। कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो अल्टीमेटली आंसर क्या बना इसका, अल्टीमेटली इसका आंसर बना 2mgl/5, 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 ठीक है जी। टॉर्क आ गया। अब क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड तो पता है हमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बड़े अच्छे से मालूम है आपको कितना होता है। यहाँ पे एंड पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे एंड पे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, ml²/3। फिर m छोटा बड़ा करता हूँ मैं हमेशा, आपने नहीं करना लेकिन, ठीक है, ml²/3, ml²/3, ठीक है। आ गया, करो डिवाइड, करो डिवाइड, क्या बना 6g/5l, ठीक है। तो अल्फा τ/i किया तो क्या बना 6g/5l, अल्फा आ गया हमारा। जैसे ही अल्फा आया 80 निकाल लो, मैं आपको बताता हूँ अभी काम आना, रिएक्शंस भी निकालनी है। 80 होता है L/2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, जब L/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3g/5, 3g/5 कैसे आया, अब आपको आना चाहिए अल्फा इंटू आर, आर इसका L/2 है, ठीक है। तो फिर आर कैसे होता है, रेडियस होता है, रेडियस कैसे होता है, इसका सेंटर ऑफ मास है ना, ये सेंटर ऑफ मास है। ये कैसे चक्कर काट रहा है बताओ, ये कैसे चक्कर काट रहा है, ये ऐसे चक्कर काट रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो ये रेडियस कितना आता है इस सर्कल का, L/2, तो उसके हिसाब से लेते हैं आर, इसलिए आर लिखते हैं इसको, ठीक है। सर्कुलर मोशन है ये, तो सर्कुलर मोशन किसकी, सेंटर ऑफ मास की। तो 80 इक्वल टू क्या आ गया 3g/5, ये बन गया 80। AC 0, AC तो 0 है क्योंकि रिलीज किया, तो AC तो 0 है, बिल्कुल 0 है। AC इक्वल टू 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ देखें जरा, कुछ और दिखता है अभी, कुछ एक्स्ट्रा दिखता है हमें, दिखता है यहाँ, दिखना है हमें, इसलिए मैं रेडी कर रहा हूँ आपको। क्या, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन जरा लिखें, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन 4/5 mg माइनस N1 इक्वल टू M80, 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 M80 लिख दिया, M80, ठीक है। M80 जैसे ही लिखा, अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आया, N1 इक्वल टू आ गया आपका, N1 इक्वल टू आ गया। ध्यान से कैलकुलेशन करके देखो आप, वेरी सिंपल, 4 - 3 डायरेक्ट आएगा, ये आएगा mg/5, mg/5। तो mg/5 आ गई किसकी वैल्यू, N1 की, N1 की। व्हाट अबाउट N2, N2 0 इधर नहीं आता। इस प्रॉब्लम और जो मैंने इस वीडियो की फर्स्ट प्रॉब्लम कराई उसको कंपेयर करना, वहां पे नेट फोर्स इन वर्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी थी, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल वहां कितनी थी N2, यहां कितनी है, यहां नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है N2 - 3/5 mg इक्वल टू एक्सेलरेशन कितनी है इस डायरेक्शन में, 0, वो तो मैंने पहले लिख दिया, एक्सेलरेशन 0 है, इक्वल टू 0। तो N2 लेकिन 0 नहीं आया, N2 की वैल्यू क्या आई 3/5 mg, 3/5 mg इसका आंसर आ गया।
तो वेरी सिंपल, अच्छे से इस चीज़ों को अंडरस्टैंड करके रखो। ये सब कॉन्सेप्ट हैं और ये आपको बड़े अच्छे से समझ आने चाहिए। ये क्रूशल चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ठीक है। एक वेरिएशन और बताता हूँ आपको, उसको भी ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड करके रखना है आपने। सेम क्वेश्चन है जो पहले आपको दिया था मैंने, ठीक है, सेम अभी जो 37 डिग्री वाला किया, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम। आज जो वीडियो नंबर 1 आपको करवाया और जो अभी लास्ट क्वेश्चन इससे पहले वाला किया, उन दोनों का समझ लो ये मिक्सचर है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप अच्छे से प्लीज़ इसको सॉल्व करो। मैं आंसर्स लिख के दे रहा हूँ आपको, वही आंसर्स, इसके आंसर्स वही आएंगे, ठीक है। नहीं आएंगे तो मेरे को आप कैलकुलेशन चेक करा लेना, मैंने देख लेना ज़रा एक बार क्या इसके आंसर्स हैं, वो मैं लिख के दे रहा हूँ, आप प्लीज़ ट्राई करोगे। अल्फ़ा जो इसका आता है वो 48G/35L आता है, ठीक है। फिर आपका जो इसमें N2 आता है, जो इसमें N2 आता है, N2 कम्स आउट टू बी 3mg/5 आता है। सारी कैलकुलेशन मैंने की हुई है, खुद आप अच्छे से करके देखना ज़रा, लेकिन मेरे से भी गलती हो सकती है। N1 इक्वल टू 16mg/35 आता है N1, ठीक है। N1 N2 लिख दिए मैंने आपको, अल्फ़ा लिख दिया आपको, AT भी लिख देता हूँ, AT भी लिख देता हूँ। AT इक्वल टू आएगा आपका 12g/35 आता है। उसमें कोई मुश्किल नहीं है, L/4 से मल्टीप्लाई करना है, वो तो दिख ही रहा है आपको, तो कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। N1 भी बता दिया आपको, N2 भी बता दिया आपको, अल्फ़ा भी बता दिया, AT भी बता दिया। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आप खुद कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको इसके अंदर। थोड़े थोड़े हिंट्स बता देता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको इसका इसमें सेंटर वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ICM प्लस MD² करना पड़ेगा। MD², ICM कितना है इसका, ML² है। फिर उसमें प्लस क्या करोगे आप, उसमें प्लस करोगे MD², D की वैल्यू कितनी है, L/4, लगाओ, लगाते जाओ। फिर ये करोगे, फिर जब इसके mg के 2 कंपोनेंट बनाओगे आप, पिछले वीडियो का कॉन्सेप्ट लगा के, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे। पिछले वीडियो नहीं, सॉरी, पिछले न्यूमेरिकल का, ठीक है। ये आपकी एक्सिस चाहिए आपको, पहले याद रखना, एक्सिस मैं अच्छे से बना देता हूँ आपको। ये एक्सिस चाहिए। mg कहाँ है, mg यहाँ नहीं है, mg यहाँ है, mg ये है। ये एंगल कितना बनेगा, ये भी 37 डिग्री बनता है। इसलिए फिर इसके जो 2 कंपोनेंट बनते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, 2 कंपोनेंट बनते हैं, वो फिर उसके हिसाब से बनेंगे जैसे mg के लिए आप कर रहे हो। पहले जैसे बताया आपको, उधर भी 3/5 ही आना है, 3/5 mg और 4/5 mg, ये 4/5, ये 3/5, ठीक है, mg ये बनेगा। फिर आपने इसमें टॉर्क की इक्वेशन लगानी है। टॉर्क की इक्वेशन लगाते टाइम भी आपने ध्यान देना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही उठाना है, 4mg/5 वाला, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, लेकिन L/4 से, क्योंकि एक्सिस का ध्यान रखना है। फिर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो अल्फ़ा मिल जाएगा, कुछ नहीं मुश्किल है इसमें। थैंक यू वेरी मच।